Students, welcome back. So today we are going to study a topic which has been asked by you once. So the topic is mutation. Mutation के regarding आप लोगों ने मुझसे एक बार बात की थी, तो आज चलिए इसी टॉपिक को हम क्लियर करते हैं. क्या चीज़ होती है म्यूटेशन? तो देखिए, म्यूटेशन होते हैं सडन हेरिटेबल चेंजेस. व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंजेस. इसका मतलब क्या है? ये 3 वर्ड की डेफिनेशन आपको सब कुछ बता रही है. सडन, ऑब्वियसली बात, अचानक हुए. हेरिटेबल है यानी अगली जनरेशन में भी जाएंगे, और अगली जनरेशन में सिर्फ डीएनए पास होता है. इसका मतलब ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो अचानक से आ रहे हैं और डीएनए में आ रहे हैं, राइट? तो डीएनए में अचानक से किसी भी रीज़न से चेंज आ जाना, उसे कहते हैं म्यूटेशन. ठीक है. तो म्यूटेशन टर्म देने वाला जो साइंटिस्ट था, ही वॉज ह्यूगो डिवेरिस. देखिए, म्यूटेशन के बहुत तरीके से हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, पर म्यूटेशन किसके अंदर हुई है, किस सेल में हो रही है, उसके हिसाब से, या हो तो रही है डीएनए में, पर वो डीएनए किस सेल का है, उस हिसाब से म्यूटेशन को 2 टाइप से हम कह सकते हैं. वन इज़ द जर्मिनल म्यूटेशन एंड अनदर इज़ द सोमेटिक म्यूटेशन. जर्मिनल, यहाँ पर साफ पता लग रहा है, जर्म सेल के अंदर. अगर म्यूटेशन जर्म सेल में, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो मैं बता देती हूँ आपको. 2 टाइप के सेल्स होते हैं आपके. एक होते हैं जर्म सेल्स और एक होते हैं सोमेटिक सेल. सोमेटिक सेल होते हैं आपकी बॉडी के नॉर्मल कोई भी जो सेल हो, ठीक है, उन्हें सोमेटिक सेल, मतलब आपके हाथ के, पैर के, ये सारे सेल सोमेटिक सेल कहलाते हैं. जर्मिनल सेल उन सेल्स को कहते हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है. आप लोग पढ़ चुके हो अपना चैप्टर 3 जो पढ़ चुके हो, तो 3 चैप्टर पढ़ा है आपने. उस 3 चैप्टर में आपने पढ़ा है अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. तो आपने पढ़ा ना कि ओवम के अंदर कुछ जर्म सेल्स थे, राइट? आपने पढ़ा कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल्स होते हैं जो बाद में जाके स्पर्म बन जाते हैं. बिल्कुल, अब हम वहीं सही पॉइंट पर हैं. जर्मिनल मतलब मैं कह रही हूँ जर्म सेल वो सेल हैं जो टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जिन्हें आगे जाके स्पर्म बनना है, या ओवरी में है जिन्हें आगे जाके ओवम बनना है, उनको तो जर्म सेल कहते हैं. बाकी जितनी भी बॉडी के सेल हैं उन सभी सेल्स को हम सोमेटिक सेल कहते हैं. तो अगर म्यूटेशन उन सेल्स में हुई तो वो जर्मिनल म्यूटेशन है. अगर म्यूटेशन बाकी बॉडी के सेल्स में हुई तो वो सोमेटिक म्यूटेशन है. ऑब्वियस सी बात है, अगली जनरेशन को कौन सा इफेक्ट करेगा ये. अब मेरे हाथ के डीएनए में कोई चेंज आ जाए तो इससे नेक्स्ट जनरेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. दैट इज सोमेटिक म्यूटेशन. वो किसी पर्सन के डेथ होने के साथ ख़त्म हो जाएगी. जर्मिनल म्यूटेशन, उनसे स्पर्म बने, स्पर्म में चेंज आ गए तो अगली जनरेशन में आ गए, या ओवम में चेंज आया तो अगली जनरेशन में आए, यानी जर्मिनल म्यूटेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते. तो आई थिंक ये तीनों वर्ड्स आपको क्लियर होंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड येट दैट म्यूटेशन मीन्स द सडन हेरिटेबल चेंजेस. डीएनए में अचानक से आने वाले चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं. अगर वो चेंजेस जर्म सेल में आते हैं तो वो जर्मिनल म्यूटेशन कहलाते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं. अगर वो चेंजेस सोमेटिक सेल के डीएनए में आते हैं तो वो सोमेटिक म्यूटेशन कहलाते हैं और ये पर्सन की डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं. बाकी देखिए, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, ये 2 ऐसे, रिकॉम्बिनेशन याद है आपको, क्रॉसिंग ओवर पढ़ाई गई थी. तो म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कुछ चेंज आ रहा है. चेंज यानी वेरिएशंस आएंगे. तो चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. तो देखिए, म्यूटेशन के 3 टाइप हो सकते हैं. वन इज़ द जीनोमैटिक, another is the chromosomal and another is the gene mutation. So तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? जीनोमैटिक म्यूटेशन. जीनोमैटिक, जीनोम, यहाँ पर वर्ड आ गया, जीनोमैटिक यानी जीनोम. और जीनोम कहते हैं आपके सेल में जितना भी डीएनए है सारा इकट्ठा कर लो, दैट इज़ जीनोम. तो जीनोमैटिक म्यूटेशन पूरे क्रोमोसोम की बात कर रही है. जीनोमैटिक म्यूटेशन में म्यूटेशंस होती है चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी आपके क्रोमोसोम के नंबर कम हो गए. कितने हैं? यू हैव 23 पेयर यानी 46. 46 से 47 हो गए, 48 हो गए, या कम हो गए 46 से 1 2 4 5, या 46 की जगह आधे रह गए 23. वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको ही हम कहते हैं अपना जीनोमैटिक म्यूटेशन. तो जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी चेंज अगर आए, देन वी कॉल इट जीनोमैटिक म्यूटेशन. नेक्स्ट इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन. क्रोमोसोमल कह रहा है नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन इन क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हैं, उनमें से कोई जीन डिस्टर्ब हो गया,
तो उसे कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, एक जीन, दो जीन, कोई भी जीन है, जीन की डिस्टर्बेंस हुई तो इट इज़ क्रोमोसोमल। नेक्स्ट इज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन है फॉर्म एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जीन जैसा एक्सप्रेशन दे रहा था, जीन क्या करता है भाई, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन आपकी बॉडी के करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो अगर उसके एक्सप्रेशन में चेंज आएंगे तो वी विल कॉल इट जीन म्यूटेशन। इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट दीज टर्म्स मोर क्लियरली। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला टर्म, दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। सो टॉपिक है जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्या चीज़ होती है ये? मैंने कहा क्रोमोसोम के नंबर में कमी, चेंज हो रहा है। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन दो टाइप का हो सकता है, वन इज पॉलीप्लॉइडी एंड अनदर इज एन्यूप्लॉइडी। पॉली मतलब मेनी, ठीक है, और एन्यू का मतलब मैं आपको बताती हूँ अभी, पहले पॉलीप्लॉइडी करते हैं। कहते हैं हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम। भाई नॉर्मल आप ये बताइए, नॉर्मल आपके जीनोम क्या है? नॉर्मल जीनोम है 2n यानी डिप्लॉइड, जैसे 23 पेयर यानी 46। अगर इस सेट से पूरा का पूरा सेट हो जाए, डबल ट्रिपल कुछ भी, 2n, हर क्रोमोसोम 2 बार है, अब ये 3n अगर हो गया, यानी आपके 46 है, 46 में 23, हर एक टाइप का एक एक और बढ़ गया, या फिर ये 4n हो गया। ऐसे अगर कभी भी हो रहा है, पूरा का पूरा जीनोम का सेट अगर डबल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन वी कॉल इट पॉलीप्लॉइडी। तो नंबर चेंज हुआ इसीलिए जीनोमैटिक है, और पॉलीप्लॉइडी का मतलब हुआ पूरे के पूरे जीनोम में चेंज आना। ये नहीं है कि एक क्रोमोसोम बढ़ा या 2 बढ़े, यहाँ पर चेंज ये है कि पूरा का पूरा जीनोम आपका इंक्रीज हो गया, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है हैविंग फ्यू और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। यहाँ पर देखो पूरा जीनोम बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ पर एक आधा क्रोमोसोम, 1 या 2 क्रोमोसोम कम हो गए या ज़्यादा हो गए, उसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। इनकी डेफिनेशन पेपर में बहुत आती है, पॉलीप्लॉइडी और एन्यू की ज़्यादातर आती है। तो ये डेफिनेशन देते टाइम ज़रूर याद रखना है। अगर आप कहते हैं पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट इंक्रीज हो गया तो पॉलीप्लॉइडी है। अगर कुछ क्रोमोसोम, 1-2 क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हुए तो इट इज़ एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी के 2 टाइप है, दैट इज़ हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी। नाम से पता लग रहा है ज़्यादा वाला कौन है? हाइपर। यानी हाइपो में देयर इज लॉस ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपो एन्यूप्लॉइडी। अगर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो वी कॉल इट हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो एन्यूप्लॉइडी यानी क्रोमोसोम का नंबर कम होना, और हाइपर एन्यूप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होना। सो लेट्स सी, देखो हाइपो एन्यूप्लॉइडी के टाइप मोनोसोमिक यानी क्रोमोसोम का कम, और मोनो यानी 1। आपके पास मान लीजिए क्रोमोसोम थे 46, इसमें से एक घट गया, आपके बच गए 45, इसे कहते हैं मोनोसोमिक। तो मोनोसोमिक का मतलब क्या हुआ? एक क्रोमोसोम कम होना, एक क्रोमोसोम, खाली एक, नॉट पूरा सेट। तो एक क्रोमोसोम का कम होना, वी कॉल इट मोनोसोमिक, राइट। नलीसोमिक, नलीसोमिक का मतलब होता है आपका 2 क्रोमोसोम के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। सो नलीसोमिक का मतलब हो गया आपका 2 क्रोमोसोम्स। सो अब आपके पास थे मान लीजिए 46, इसमें से 2 घट गए, आपके पास रह गए 44, दिस इज नलीसोमिक। तो इन दोनों में क्रोमोसोम का नंबर कम हो रहा है, ये हाइपो एन्यूप्लॉइडी के टाइप हुए। नेक्स्ट इज हाइपर एन्यूप्लॉइडी, ट्राइसोमिक यानी एक क्रोमोसोम 3 बार आ गया, हर क्रोमोसोम 2 बार होता है, इसीलिए हर क्रोमोसोम 2 बार है तो 46 है। अब इनमें से कोई एक इंक्रीज हो गया, एक इंक्रीज हो गया तो इट बिकम्स 47। तो एक इंक्रीज होना ट्राइसोमिक। टेट्रासोमिक, एक क्रोमोसोम 4 बार आ गया, यानी कि 46 थे, 2 बार और इंक्रीज हो गया, देन इट बिकम 48, इट इज़ टेट्रासोमिक। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो रहा है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोम का नंबर कम हो रहा है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी। इज इट क्लियर? ध्यान रखेंगे। देखिए फिर से देखिए, व्हाट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन? जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब है क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज जीनोमैटिक।
अगर पूरा सेट, पूरा का पूरा जीनोम इंक्रीज हो जाए तो पॉलीप्लॉइडी। अगर एक या दो क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो एन्यूप्लॉइडी। कम हो हाइपो एन्यूप्लॉइडी, ज़्यादा हो हाइपर एन्यूप्लॉइडी। एक कम हुआ मोनोसोमिक, दो कम हुए नलीसोमिक, एक ज़्यादा हुआ ट्राइसोमिक और दो ज़्यादा हुए टेट्रासोमिक। So this is about the genomatic mutation. Hope this is clear to you. Now let's move to the chromosomal mutation. अब chromosomal mutation की देखिए बात करते हैं। तो chromosomal mutation क्या कह रहा है? ये कह रहा है changes in number and arrangement of gene in chromosome. chromosome के ऊपर जीन है, उनका नंबर या तो कम ज़्यादा कुछ हो रहा है जीन का, क्रोमोसोम के ऊपर के जीन का, या उनका अरेंजमेंट। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको दिखाए हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के टाइप्स को पे फोकस करेंगे। देखिए पहला है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है लास्ट सेगमेंट कुछ कम हो गया। देखो यहाँ था, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको आसानी से समझने के लिए ऐसे बना लिया। मान लो ये क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना हिस्सा था, इसका लास्ट का पार्ट कट गया, ये इतना सा बच गया। तो यहाँ पर कौन कम हो गया? 7 8 आपका सेगमेंट जो है वो कम हो गया, माइनस हो गया। तो इस चीज़ को कहते हैं डेफिशिएंसी। यानी क्रोमोसोम अगर लास्ट से, फर्स्ट से या लास्ट से कम हो, दैट इट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज डिलीशन। डिलीट होता है बीच में से। तो ये लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट नहीं देखना, अगर बीच का कोई सेगमेंट डिलीट हो, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ क्या डिलीट हो गया आपका 5 और 6 नंबर जो सेगमेंट था वो डिलीट हो गया। तो इसको हम कह रहे हैं, देखो यहाँ क्या वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 6 वाला हिस्सा, इतना हिस्सा क्रोमोसोम का कम हो गया, ये इतना बच गया। दिस इज डिलीशन। दोनों में फ़र्क समझ आया? यहाँ पर लास्ट से सेगमेंट कम हुआ, यहाँ बीच से सेगमेंट कम हुआ, दिस इज डिलीशन। नेक्स्ट इज इनवर्जन। इनवर्जन होता है उल्टा हो जाना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर सीक्वेंस कुछ ऐसी चल रही थी जीन की, अब यहाँ पर कुछ सेगमेंट इन्वर्ट हो गए, यहाँ 3 4 5 ये सेगमेंट इन्वर्ट हो गए। देखो यहाँ ऐसे है 3 4 5, और यहाँ देखो यहाँ उल्टा हो गए 5 4 3। तो क्रोमोसोम ऐसे था बीच में जीन, वो उलट हो गया, देन वी कॉल इट इन्वर्जन। आप देख रहे होंगे इन सभी में क्रोमोसोम के ऊपर छोटा मोटा चेंज हो रहा है, कुछ सेगमेंट का चेंज हो रहा है, इन्वर्जन। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन। नाम से ही पता लग रहा है डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया। 3 4 है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 3 4 वाला डुप्लीकेट हो गया। देखिए यहाँ 3 4 3 4, तो ये बार बार इंक्रीज हो गया, देन वी कॉल इट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट हो गया। ये मत सोचो ये नंबर नहीं है, ये है क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे ही कोई ना कोई जीन होगा, हम 1 2 3 4 से आसानी से समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होता है दो क्रोमेटिड हैं उसके आपस में एक्सचेंज हो जाए। ये एक क्रोमेटिड की सीक्वेंस थी, ये दूसरे की सीक्वेंस थी, मान लो इसमें कुछ चेंज आ गया, मान लो ये जो 4 5 नंबर है और ये जो 12 13 हैं ये आपस में चेंज हो गए। देखो 1 2 3 तक चला, ये 4 5 इसमें चला गया, 12 13 इसमें आ गया, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रोमोसोम में किस तरीके से जीन के पैटर्न में या उसमें चेंज आ रहा है, इसीलिए इसको कहा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। डेफिशिएंसी यानी लास्ट सेगमेंट हटना, डिलीशन बीच में से कोई सेगमेंट हटना, इन्वर्जन कुछ सेगमेंट उल्टा हो जाना, डुप्लीकेशन कुछ सेगमेंट का बार बार आना, ट्रांसलोकेशन जो कुछ सेगमेंट दो क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज होना। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इन चारों में तो एक ही क्रोमेटिड के अंदर चेंज आ रहा था और ट्रांसलोकेशन में दो क्रोमेटिड के अंदर चेंज आ गया है। इसी बेस पे इसको नाम दे देते हैं हम। अगर विद इन 1 सिंगल क्रोमेटिड हो तो इसे इंट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं, अगर दो के बीच में हो तो इसे इंटर क्रोमोसोमल भी कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द क्रोमोसोमल म्यूटेशन you have studied now. Now let's move to another mutation, that is gene mutation. Let's revise first कि gene mutation आपने क्या पढ़ा था। तो आपने पढ़ा था gene mutation यानी changes in the form and expression of gene, यानी जीन के एक्सप्रेशन में कोई चेंज आ रहा है, इसे कहते हैं जीन म्यूटेशन। तो चलिए देखते हैं जीन म्यूटेशन के अंदर क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं। सो जीन म्यूटेशन हम देखें, वेट अ मिनट,
तो देखिए जीन म्यूटेशन में का एक्सप्रेशन में फ़र्क आएगा। अब जीन म्यूटेशन वैसे तो अलग अलग तरीक़ों से होती है, बट कितनी हो रही है उसके बेस पे दो टाइप हो गए। वन इज़ द पॉइंट म्यूटेशन, अनदर इज़ ग्रॉस म्यूटेशन। भाई आपको जो डेफिनेशन एक तो एनियोप्लॉइडी की पेपर में बहुत ज़्यादा आती है और एक इस पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। पॉइंट म्यूटेशन ये उन सब से अलग हैं। देखो डीएनए के, इसमें ना डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर पे हमें जाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो 11th का पढ़ा हुआ, बाकी 12th में आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, 6th में मैं आपको पढ़ाऊंगी, और थोड़ा बहुत आपको 11th का आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा था, उसमें याद होगा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको पढ़ा था आपने ATGC, इनसे बनते हैं डीएनए। तो वही है पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि फ़र्क आया है सिर्फ एक जगह पर। अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में, मैं आपको कह रही हूँ आपका डीएनए पूरी सीक्वेंस से बना होता है, ATGC इस टाइप की सीक्वेंस से ही पूरा डीएनए बना है। अगर खाली एक न्यूक्लियोटाइड, किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क आए तो वी कॉल इट पॉइंट म्यूटेशन। अगर बहुत सारे पूरे जीन, पूरे में फ़र्क आए, बहुत बड़ा फ़र्क आए, देन वी कॉल इट क्रॉस म्यूटेशन। याद रखना, अगर असर पड़ रहा है सिर्फ एक जगह, कहीं और नहीं, देन वी कॉल इट पॉइंट म्यूटेशन। अगर बहुत सारा एरिया में असर पड़ रहा है, देन वी कॉल इट ग्रॉस म्यूटेशन। तो देखिए अब क्या क्या तरीके हैं जीन म्यूटेशन के, ये अब इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट क्या होता है भाई? आप लोग स्कूल में हैं, कोई टीचर नहीं आया तो उसकी जगह कोई दूसरा टीचर आ जाता है, उसी को सब्सटीट्यूट बोलते हैं। तो यही होता है, एक की जगह दूसरा आ जाना। तो सब्सटीट्यूशन में भी यही है, एक हटा तो दूसरा आ गया। तो ये दो टाइप का हो सकता है, वन इज़ ट्रांजिशन, अनदर इज़ ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन क्या कहता है? देखिए ये कहता है अगर प्यूरीन हटेगा तो प्यूरीन ही आएगा, पायरिमिडीन हटेगा तो पायरिमिडीन ही आएगा। प्यूरीन हटे तो प्यूरीन, पायरिमिडीन हटे तो पायरिमिडीन। याद करिए इन चारों में मैंने आपको बताया हुआ है, एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरीन, थाइमिन एंड साइटोसिन आर पायरिमिडीन। होप आप लोग 6 चैप्टर पढ़ने के बाद इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। तो प्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन है। अगर किसी में से एडेनिन हटता है और ग्वानिन आ जाए तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन। या फिर थाइमिन और साइटोसिन आपस में एक्सचेंज हो जाए, पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन, तो भी उसे ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसवर्जन क्या कहता है? प्यूरीन हटेगा तो पायरिमिडीन आएगा, पायरिमिडीन हटेगा तो प्यूरीन, यानी एडेनिन और ग्वानिन में से कोई हटेगा तो थाइमिन या साइटोसिन में से कोई आएगा। अब चलो देखते हैं, ये मान लीजिए मेरे डीएनए की एक सीक्वेंस है। चलो ऐसा करते हैं, हम इस ए को बदल लेते हैं। अगर G C C T और अगर इस ए की जगह यहाँ पर आ जाता है T और बाकी सब जगह सेम है T T T G, अगर इस ए की जगह यहाँ T आ गया है, देखिए तो ए की जगह T आया, यानी ए तो क्या था? प्यूरीन, और T क्या है? पायरिमिडीन। तो ये कौन सा टाइप का हो गया है? दिस इज ट्रांसवर्जन। इसको हम ट्रांसवर्जन टाइप का सब्सटीट्यूशन कहेंगे। ध्यान रहेगा, अगर इसी T की जगह मैं A की जगह यहाँ कर देती हूँ G, मान लीजिए मैंने कर दिया G, तो अब ये बन गया ट्रांजिशन, क्योंकि प्यूरीन हटा तो प्यूरीन ही आ गया। तो दिस इज़ अबाउट सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब आपको होप समझ आ गया है कि अगर कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड हो तो उसको हटा के दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, नाइट्रोजिनस बेस, सॉरी, एक नाइट्रोजिनस बेस हट के दूसरा नाइट्रोजिनस बेस आना, दिस इज़ कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। ये एक तरीके का जीन म्यूटेशन है और ये मैं आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट म्यूटेशन इम्पॉर्टेंट है, एन्यूप्लॉइडी इम्पॉर्टेंट है। चलिए और देखते हैं क्या और कोई भी तरीके हैं जिनसे जीन म्यूटेशन किया जा सकता है। तो बिल्कुल और भी तरीके हैं, लेट्स सी व्हाट अदर वेज आर। सो वी हैव एन अनदर वे, एज यू कैन सी ऑन द पेज, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए वी आर हैविंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट क्या है? अब देखो ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है आपको समझने के लिए, आप 6 चैप्टर पढ़ने के बाद ही इसको बेटर समझ पाएंगे। एक्चुअली म्यूटेशन टॉपिक आपके 5th और 6th चैप्टर दोनों में है, ठीक है।
कुछ म्यूटेशंस इस चैप्टर में, कुछ म्यूटेशन अगले चैप्टर में, हम एक ही जगह पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट 5th और 6th दोनों चैप्टर के म्यूटेशंस कवर होते हैं। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर ये डीएनए की एक सीक्वेंस बनाई हुई है, ऐसे लगातार होंगे, ए कुछ भी हो सकता है, आपको पता है ए सी टी ए टी जी टी टी कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी हुई है, सेम सीक्वेंस यहाँ है, सेम सीक्वेंस यहाँ है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका जो डीएनए है उस डीएनए से बनता है आरएनए, और जो आरएनए होता है उससे बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन बनने के बाद आपकी बॉडी में आता है एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए देखिए डीएनए की मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया TACAAG। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए बनता है तो टी के अपोजिट में ए आता है, ए के अपोजिट में यू आता है आरएनए में, सी के अपोजिट GAUAUGC। अब इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड की चेन। तो ये जो आरएनए होते हैं ना, तीन नाइट्रोजिनस बेस मिलके एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखते हैं। AUG है, इसका मतलब मिथ्योनिन आएगा। UUC है, इसका मतलब फिनाइलएलेनिन आएगा। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपके डीएनए की सीक्वेंस होती है, उससे इस तरीके से आरएनए बनता है, फिर आरएनए के तीन से मिलके एक अमीनो एसिड आता है, और अमीनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं, और ये जो भी चेन होगी उसी हिसाब से आपकी बॉडी में एक्सप्रेशन आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं अब। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट जैसा मैंने बोला, रीडिंग फ्रेम कंप्लीट आपका शिफ्ट होगा। कभी भी मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, 3 एक साथ होते हैं तो एक अमीनो एसिड आता है, और कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि आप 1 पढ़े 2 पढ़े, आपको हमेशा 3 पढ़ने हैं, फिर अगले 3 पढ़ने, आप छोड़ नहीं सकते बीच में से कोई। तो ये मान लीजिए आपकी रीडिंग फ्रेम चल रही थी AAC TAT GTG। मान लो म्यूटेशन हो गई और कुछ इंसर्ट हो गया, मान लो इस जगह पर AA के बाद T इंसर्ट हो गया, ये म्यूटेशन से इंसर्ट हो गया यहाँ। तो आपकी सीक्वेंस क्या बन गई? AATC। बाकी मैं सेम लिख रही हूँ, AA के बाद मैंने T लिख लिया, C लिखा, अब TAT लिख रही हूँ मैं, TAT, फिर GTT लिख रही हूँ, GTT। अब देखिए क्या होगा, अब 3 आप रीड करो, AAT CTA TGT। अब वो एक रह गया, वो रह गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ देखो कहाँ AAC वाला अमीनो एसिड आता और अब AAT वाला आएगा, TAT का अमीनो एसिड आता, अब यहाँ CTA वाला अमीनो एसिड आएगा। तो पूरी की पूरी चेन ही बदल गई, ये इंसर्शन से हुआ, पूरा रीडिंग फ्रेम बदल गया, इसीलिए इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा। अब ये इंसर्ट करने से जिस तरीके से हो सकता है, सेम वे डिलीट करने से भी हो सकता है। चलिए ऐसा करते हैं, इस A को हम जो है डिलीट कर देते हैं। सीक्वेंस विल बी AC, अब यहाँ से TAT GTT। सो अब यहाँ ACT और TATG और ये रह गया, यानी अब फिर से रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो चुका है। यानी कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कोई एक इंसर्ट हो जाए या एक डिलीट हो जाए तो ये रीडिंग फ्रेम पूरा शिफ्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पर यह भी सच है कि अगर 3 या 3 के मल्टीपल में कोई हो तो देयर विल बी नो चेंज। यानी मान लो यहाँ पर AAC के बाद कोई 3 ऐड हो जाए, 3 हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रीड रहेगा, 3 वो रीड करेंगे और 3 ये रीड करेंगे। या इन पूरे में से मान लो ये 3 के 3 डिलीट हो जाते, ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाता, तो देयर विल बी नो इफेक्ट। ठीक है, सो ये है आपका फ्रेम शिफ्ट। अगला देखते हैं, दैट इज़ इनवर्जन। इनवर्जन कहता है मान लो पूरे नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस पलट गई, सीक्वेंस चल रही थी GCC TAT TTG, अब उल्टा हो गई, क्या आ गया उल्टा, चलो GTT TAT CCG ऐसे पलट गई। जहाँ GCC आर्जिनिन, TAT आइसोल्यूसिन, TTG एस्पेराजिन ये अमीनो एसिड्स के लिए इंफॉर्मेशन रखते थे, अब इनके उल्टा होने से अलग अमीनो एसिड आ गए, यानी ये कुछ और कह रहे थे, अब एक्सप्रेशन कुछ और आ जाएगा। सो ये जो आपको मैंने पढ़ाया ये सारा था आपका जीन म्यूटेशन।
तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो फ्रेम शिफ्ट और सब्सटीट्यूशन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है इसमें, चाहे वो इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो, चाहे उसके अंदर आपको ध्यान हो, चाहे उसके अंदर आपका ट्रांजिशन हो चाहे ट्रांसफर्शन हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ एक ना साइलेंट म्यूटेशन भी होती है। अब साइलेंट म्यूटेशन देखो क्या है, साइलेंट यानी पता भी ना चले। मानो आपका सीक्वेंस थी AUG UUC, अब हो क्या गया, ये हो गया कि यहाँ पर U की जगह एक चेंज आ गया और U की जगह C आ गया। तो भाई AUG तो AUG रहा, बट UUU की जगह UUC आ गया। पर देखो कमाल की बात क्या है, AUG मिथियोनिन के लिए कोड करता था और UUU की वजह से फिनाइल एलेनिन आता था, पर यहाँ पर UUC आया और इससे भी फिनाइल एलेनिन ही आ रहा है, क्योंकि UUU UUC ये तीनों के तीनों ही, दोनों ही फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो यहाँ पर चेंज आया पर अमीनो एसिड की चेन में कोई फ़र्क नहीं आया। इस चीज़ को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन, यानी जब चेंज हो और कोई इफेक्ट ना हो देन इट इज़ साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट इज़ म्यूटाजेंस। देखिए जिनसे म्यूटेशन कराई जा सके ना, मैनुअली भी नहीं कराते हैं, तो जिनसे म्यूटेशंस कराई जा सके उन्हें म्यूटाजन कहते हैं। जैसे अगर हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहेंगे तो DNA का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा और उसकी वजह से चेंज आ सकते हैं। रेडिएशन, चाहे वो अल्फ़ा रेज हो, बीटा रेज हो, गामा रेज हो, एक्स रेज हो, इसीलिए एक्स रेज भी बहुत ज़्यादा कराने के लिए मना किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर रेडिएशन हो, टेम्परेचर हो, तो उससे भी DNA में चेंज आ सकता है। UV रेज हो, उनसे भी चेंज आ सकता है। क्यों कराएं हम म्यूटेशन, तो म्यूटेशन के बहुत से फ़ायदे हैं। म्यूटेशन हो रही है नेचर में, नेचुरली भी हो रही है, हम भी करा रहे हैं और नेचुरली भी हो रही है। तो म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आ रही हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन ये दोनों कारण है वेरिएशन के। तो देखिए म्यूटेशन है तो वेरिएशन आएगी, वेरिएशन आएगी तो इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन से तो आपको पता है आपका रहना आसान हो रहा है, इतना एनवायरनमेंट बदल रहा है। आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस आ गया है ना, तो जिनकी बॉडी उसको स्टेबलाइज कर पा रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पा रही है, उनकी बॉडी में चेंज आ रहा है, वो जिंदा रह रहे हैं, बाकी मर जाएंगे। सो यही चीज़ है, इवोल्यूशन ज़रूरी है। जीन की स्टडी, कोई जीन है आपको पता है, आप उसमें कोई चेंज करा के देखो, पता लग जाएगा क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जीन की स्टडी भी हम इससे कर सकते हैं। सो म्यूटेशन, हालांकि मैंने आपको बहुत सारे टाइप के पढ़ा दिए, बट ख़ास कर जो इसमें पूछा जाता है वो कुछ डेफिनेशन आप ज़रूर याद रखना। आपको एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, आपको पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन काफ़ी बार पूछते हैं। एटलीस्ट हर बच्चे को ये ज़रूर आनी चाहिए। एक आपको सब्सटीट्यूशन, उसमें दोनों ही टाइप आपको आने चाहिए, सब्सटीट्यूशन और एक आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इन सारे टाइप के अंदर कम से कम ये 4 हर बच्चे को आने चाहिए जो सिंपली पास होने के लिए अपनी तैयारी करें। बाकी म्यूटेशन का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये यहीं पर कंप्लीट हुआ। दैट इज़ ऑल, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।